करें इलेक्शन को। ये जो चोरी होती है, वोटों को खरीदा जाता है, इस चीज को प्रोटेक्ट करना है, चोरी का रास्ता रोकना है। ऑर्डिनेंस हुकूमत ने जारी किया था, अब उस ऑर्डिनेंस की भी कोई हैसियत नहीं रही। ठीक फैसला है जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कौन रद्द कह सकता है? सभी ममलिकत को खुद या इस्तीफा दे देना चाहिए या उनके खिलाफ अदम एतमाद लानी चाहिए। आज का जो फैसला है वो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत ही तारीखी फैसला है। नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात में डाला गया वोट खुफिया तो होगा लेकिन हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकेगा। यह है सुप्रीम कोर्ट की वो राय जिसका हुकूमत और अपोजिशन को शिद्दत से इंतजार था, लेकिन सवालात अभी भी बाकी रह गए हैं। हुकूमत और अपोजिशन इसकी अलग अलग तशरीह कर रही है और दोनों तशरीहात एक दूसरे से मुतजाद हैं। अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट की राय को अपने मौक़िफ़ की जीत करार दे रही है, हुकूमत भी फतह के शादियाने बजा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐवान बाला के इंतखाबात खुफिया रायशुमारी से ही होंगे। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होगी कि सेनेट इंतखाबात दयानतदारी, इंसाफ, शफाफियत से हो। सेनेट इंतखाबात को कानून के मुताबिक कराना और इन्हें करप्ट प्रैक्टिस से महफूज बनाना भी इलेक्शन कमीशन की ही जिम्मेदारी होगी। सुप्रीम कोर्ट की राय का सबसे अहम हिस्सा यह है कि बैलेट पेपर का खुफिया होना हतमी नहीं है। अंग्रेजी में लिखा गया है कि सीक्रेसी इज नॉट एब्सोल्यूट। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि वोट हमेशा खुफिया नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट की राय के मुताबिक वोट का खुफिया रखा जाना मिसाली और हतमी अंदाज में राइज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इलेक्शन की अमली जरूरियात के तहत इसमें तब्दीली की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल समेत तमाम दस्तयाब सहूलियात से इस्तेफादा करना होगा ताकि वो कानून के मुताबिक दयानतदाराना, मुंसिफाना और शफाफ इलेक्शन कराने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। इलेक्शन कमीशन की यह भी जिम्मेदारी होगी कि वो किसी किस्म की करप्ट प्रैक्टिस न होने दे। ये राय सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 4-1 की अक्सरियत से दी है और इसमें जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तलाफी नोट लिखा है। जस्टिस याहिया ने लिखा है, इस रेफरेंस में सदर पाकिस्तान ने जो सवाल पूछा वो कानून से मुताल्लिक है ही नहीं, इसीलिए वापस भेजा जा रहा है। हुकूमत का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की राय आने के बाद सेनेट इंतखाब में वोट की निशानदही हो सकेगी। मोअज़्ज़ज़ अदालत ने कहा कि सीक्रेसी जो है इज नॉट एब्सोल्यूट। ये कोई हतमी चीज नहीं है। इसका मतलब कि ता क़यामत सीक्रेट नहीं रह सकती। इलेक्शंस को शफाफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर वो इकदाम उठाए जिससे कि शफाफियत सामने आ सके। नाज़रीन, राय आने के बाद हुकूमत का वफाकी वुज़रा पर मुश्तमिल वफ्द तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास चला गया और इनसे दरख्वास्त की कि वो वोट की शनाख्त का तरीकाकार वज़ा करें। हुकूमत चाहती है कि बैलेट पेपर पर बार कोड या इससे मिलती जुलती कोई चीज हो जिससे पता चलाया जा सके कि किसी वोटर ने किसको वोट दिया। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो ये बैलेट खुफिया रहेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन के लिए खुफिया नहीं होगा, ताकि अगर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जाम आते हैं, अगर वोट बेचने के इल्जाम आते हैं तो इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कर सके। सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस जो है वो ये है कि वोट जो भी डालेगा वो आइडेंटिफाइबल होगा, उसको पता चलाया जा सकेगा कि उसने वोट किसको डाला है। नाज़रीन, नून लीग का वफ्द भी इलेक्शन कमीशन गया। इस वफ्द में शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफीक और दीगर शामिल थे। मरियम नवाज का मौक़िफ़ सामने आया, आरटीएस और डस्का धुंध की टेक्नोलॉजी अब नहीं चलेगी। नून लीग तो रेफरेंस भेजने पर सदर से इस्तीफे का मुतालबा भी कर रही है, जबकि पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट की राय को आइन की बालादस्ती करार दे रही है। हमारे ख्याल में सीक्रेसी बरकरार रहती है जब तक आइन या कानून में तरमीम नहीं होती और इलेक्शन के तरीक़ाकार में कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है, क्योंकि ना कानून है और ना ही रूल्स का अमेंड किया गया है। सभी ममलिकत को खुद या इस्तीफा दे देना चाहिए या उनके खिलाफ अदम एतमाद लानी चाहिए। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आइन के मुताबिक था और हार हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की। माहिरीन कानून की तशरीह सियासी कायदीन की तशरीह से मुख्तलिफ है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर लतीफ़ आफरीदी कहते हैं जो वोट खुफिया न रहे वो वोट ही नहीं है। कोई किसी हतमी नहीं है, क्यों नहीं है? फिर सीक्रेट बैलेट का मतलब क्या है? ऐसी बात जिससे वोट की सीक्रेसी वाज़ेह हो और वो जो है वो वोट सीक्रेट न रहे, वो वोट ही नहीं। मुतज़ाद सियासी और कानूनी आरा अपनी जगह, लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम
कोर्ट की राय के बाद अब सेनेट इलेक्शन किस तरीके से होगा कि इसकी समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही हवाला दे चुके हैं, जिसके मुताबिक काबिल शनाख्त बैलेट पेपर्स की कानून में गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट बैलेट पेपर्स पर निशान लगाने को गैर कानूनी करार दे चुकी है। अब इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? शफाफ इलेक्शन के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा? क्या टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए सुप्रीम कोर्ट की राय ही काफी है या कानून साजी भी करना होगी? इलेक्शन कमीशन करप्ट प्रैक्टिस कैसे रोकेगा? इस बात का तयन कैसे करेगा कि वोट डालने वाले ने उम्मीदवार को वोट अपने जमीर के मुताबिक डाला है या करप्शन की है? इन सब सवालों के जवाब लेंगे माहिर कानून पर्सन हैदर वहीद साहब से, और नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। हैदर साहब, आपसे आगाज करूंगा। सर, ये तयन कैसे हो पाएगा कि एक आदमी ने अगर वोट डाला है तो वो वोट कोई करप्ट प्रैक्टिस के जरिए ऐसा डाला है, किसी के कहने पे, किसी से पैसे लेकर डाला है? चलिए, किसी के कहने पर भी लोग मशवरा कर लेते होते हैं। अगर ट्रेसेबल वोट भी लागू किया जाता है और कल को पता चल जाता है कि वोट फलां शख्स ने डाला, तो कैसे तयन होगा कि ये उसकी करप्ट प्रैक्टिस थी? देखें, अगर सवाल ये था, जो कि मेरे ख्याल से था भी, कि आर्टिकल 226 के होते हुए सेनेट के इलेक्शंस क्या ओपन शो ऑफ हैंड्स के साथ हो सकते हैं या नहीं, तो इसका जवाब तो बहुत वाज़े तौर पे आ गया है कि नहीं हो सकते ओपन शो ऑफ हैंड से। अगर सवाल ये था, और था भी, कि क्या ये इलेक्शंस जो हैं सेनेट के, ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, लिहाजा आर्टिकल 226 उन पे लागू है, इसका जवाब भी बहुत क्लियरली आ गया है कि आर्टिकल 226 लागू है और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ही सेनेट के इलेक्शंस होते हैं। लेकिन इन सारी बातों के बाद ये बात जब सामने आई कि ठीक है, आर्टिकल 226 भी लगता है, सीक्रेट बैलेट से भी इलेक्शन होंगे सेनेट के, और सेनेट के इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन भी होते हैं, लेकिन सीक्रेट बैलेट क्या है, इस पे जो मजीद तशरीह कर दी है अब सुप्रीम कोर्ट ने, उसने आई थिंक थोड़ी ओपनिंग यहाँ क्रिएट कर दी है, क्योंकि उनका ये कहना कि सीक्रेट बैलेट एब्सोल्यूट सीक्रेसी नहीं इंश्योर करता। उन्होंने आगे ये रास्ता छोड़ दिया है कि सब्सिक्वेंट ट्रेसेबिलिटी, यानी बैलेट कास्ट करने के बाद अगर कोई कंप्लेंट आती है करप्शन की, अगर तो कोई एडजुडिकेशन होती है कि यहाँ पे करप्शन हुई है या नहीं, तो उस सूरत में सब्सिक्वेंट ट्रेसेबिलिटी बैलेट की जो है उसकी गुंजाइश छोड़ दी गई है, इस आड़ में कि एक जिम्मेदारी है सेनेट की, रादर ईसीपी की, कि वो अपने आईनी फराइज जो है निभाते हुए साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए। और ये हुक्म जारी किया गया है कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए ईसीपी को अगर टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेना पड़े तो वो ले सकती है। अब ये एक ब्रॉड लेकिन सर, यहाँ पे एक सवाल उठता है हैदर साहब कि अगर कोई शख्स किसी और को वोट देता, मतलब यही होगा ना, जो ट्रेसेबल वोट अगर लेट से बना लिया जाता है इसी की रोशनी में, तो वो ट्रेसेबल वोट ये बताएगा कि फलां शख्स ने फलां को वोट नहीं दिया था, इसको वोट फलां को वोट दिया था। उससे मैलिफाइड करप्शन का कैसे पता चलेगा? वो अपनी जमीर की आवाज पर भी तो वोट दे सकता है। सर, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये कंक्लूसिव नहीं होगा, लेकिन अगर तो मजीद शवायद हुए तो ये इस तरफ इशारा जरूर कर सकता है कि हुआ क्या है। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये महज ये नॉलेज और ये ट्रेसेबिलिटी कि किसने किसको वोट दिया है इन एंड ऑफ इटसेल्फ करप्शन नहीं साबित कर सकती, लेकिन अगर मजीद शवाहिद मिलते हैं तो वो कड़ी जुड़ जरूर सकती है इस फैक्ट के साथ कि देखा इसने वोट भी वहां ही दिए थे जहां से इस बैंक अकाउंट में इसके पास पैसे आए बिलफर्ज। एक मैं आपको इलस्ट्रेट कर रहा हूं सिर्फ, तो बिल्कुल, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि महज ये फैक्ट कि किसने किसको वोट दिया है ये करप्शन साबित इन एंड ऑफ इटसेल्फ नहीं करती, क्योंकि आइन में गुंजाइश मौजूद है कि सेनेट के इलेक्शन में आप पार्टी लाइन से हट के भी वोट कर सकते हैं। जब भी सीक्रेसी का लिबादा और ये जो एक प्रोटेक्शन दी गई है वोटर को, वो दी ही इसीलिए गई है ताकि बिला खौफ व खतर वो अपने जमीर की आवाज सुनते हुए वोट दे। अब ये और बात है कि अमलन वो जमीर की आवाज होगी या किसी जमीर नामी शख्स की आवाज होगी, इसमें जो है हम नहीं पढ़ सकते। बात ये हम अज्यूम यही करेंगे कि वो जमीर की आवाज होगी अनलेस प्रूवन अदरवाइज इन प्रोसीडिंग जो कि करप्शन दिखा सकें। अभी इस वक्त हम यही अज्यूम करेंगे। और ये मौका आइन उसको दे रहा है, ये मौका उस वोटर को आइन खुद दे रहा है सर कि वो अपनी जमीर की आवाज पे किसी को भी वोट दे सकता है पार्टी लाइन से हटके। बिल्कुल ठीक है। मियां जावेद लतीफ साहब, सर ये बात आज मैं फवाद चौधरी साहब को सुन रहा था जो कि हुकूमत का वफ्द मिलने गया इलेक्शन कमीशन से, तो उनको मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 1500-1600 मुश्किल से जो है वो बैलेट पेपर छपना होते हैं, तो ये तो 1 घंटे में दोबारा भी छप सकते हैं। अगर ट्रेसेबल
बैलेट पेपर की तरफ इन्हीं 40 घंटों के दरमियान अगर कोई फैसला होता है तो फिर आपकी जमात का क्या मौकफ होगा? आपको कबूल होगा? क्योंकि अदालत ने, ऐसा लग रहा है कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन को गुंजाइश दी है कि वो कोई ऐसा इंतजाम कर ले। देखें अली हैदर, बात फिर वही है कि सुप्रीम कोर्ट हो या चीफ इलेक्शन कमीशन हो, कोई भी आइन में तरमीम नहीं कर सकता। ये बड़ी वाज़िया बात है। और मुझे ये बताएं कि 40 घंटे के अंदर कौन आइन में तरमीम पार्लियामेंट से करवा सकता है? अब आ जाए, एक बात बार बार ये की जा रही है कि जो है ना, ज़मीर के मुताबिक वोट जो है वोटर पोल कर सकता है और उसको आज़ादी है कि अपनी पार्टी लाइन से हट के भी किसी को वोट दे सके। मुझे कोई ये बता दे कि कौन ये डिसाइड करेगा कि उसने पार्टी लाइन से हटकर अगर वोट दिया है तो ज़मीर के मुताबिक दिया है या ज़मीर से हट के दे दिया है, बेज़मीरी किसने की है? मैं नहीं समझता कि आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि सीक्रेट बैलेट होना चाहिए और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि वो जो वोट उसने पोल किया है वो शनाख्तेबल होना चाहिए कि कौन किसको वोट दे रहा है। ये इस तरह सीक्रेट नहीं होता। तो मैं फिर वही बात करूँगा कि पाकिस्तान में अगर आप आइन को मानते हो या आइन की अमलदारी चाहते हो तो फिर वही कुछ होगा जो आज आपने सुना कि किसी तौर पर भी आइन की तशरीह करने वाले अदारे आला अदलिया ने ये नहीं कहा कि हम ये फैसला कर देते हैं या चीफ इलेक्शन कमीशन ये फैसला करे, बल्कि ये दोनों नुकते उठा रहे हैं, बड़े अहम उठा रहे हैं सर। हक है, वही इन दोनों नुकतों का कानूनी जायजा ले लेते हैं। आपने बड़ा अहम नुकता उठाया कि क्या ये दोनों चीजें कि जी एक तो 226 के तहत ये सीक्रेट रहेगा एक, और जो अदालत ने कहा है कि जनाब सीक्रेसी इज नॉट एब्सोल्यूट, क्या ये दोनों चीजें मुतजाद नहीं है आपस में? एक दूसरा, हैदर साहब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, जो नुकता उठाया है अभी मियां साहब ने कि किस तरह से इसकी सीक्रेसी इसको आप ट्रेसेबल बना कैसे सकते हैं? सर मुझे पहला जुमला ये बताइएगा हैदर साहब कि क्या ये दोनों चीजें आपस में मुतजाद नहीं है, इन कॉन्ट्रास्ट नहीं है? 226 कहता है सीक्रेट रहेगा, अदालत ये भी कह रही है सीक्रेसी इज नॉट एब्सोल्यूट, तो ये दोनों इकट्ठी कैसे चल सकती है? ट्रेसेबल वोट क्या इस 226 के तहत क्या ट्रेसेबल वोट बनाया जा सकता है? देखें, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह है कि आर्टिकल 226 लागू होगा, लिहाजा सीक्रेट बैलेट तो जरूर होगा, लेकिन सीक्रेट बैलेट का के मायने क्या हैं उसकी तशरीह करते हुए उन्होंने सीक्रेट को रीड डाउन करते हुए ये होल्ड किया है कि सीक्रेट जो है वो बैलेट एब्सोल्यूट नहीं होता, और लिहाजा सब्सिक्वेंट ट्रेसेबिलिटी यानी वोट कास्ट करने के बाद अगर किसी वजह से, किसी प्रैक्टिकल रीजन की वजह से मालूम करना जो है वो मकसूद हो कि किसने किसको वोट दिया था, तो वो उन्होंने ये ओपनिंग छोड़ी है, ये होल्ड करके कि आर्टिकल 226 के मुताबिक होगा, आइन के अंडर होगा, लेकिन सीक्रेट बैलेट के मायने हैं कि सीक्रेट एब्सोल्यूट नहीं होता। तो इस तरह से रेकंसाइल करने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट ने। एक कानूनी राय ये भी थी कि ये अगर आइंदा की भी आप ट्रेसेबिलिटी अलाउ करते हैं कास्टिंग के बाद की भी, तो आज बिला खौफ व खतर जो है क्या वोट कोई डाल सकता है, जबकि उसको पता है कि कल ये बात खुल सकती है कि उसने अपनी पार्टी को नहीं किसी और को वोट दिया, और ये भी ऐन मुमकिन है कि वो ऐसा कर रहा हो कि अपनी ज़मीर की आवाज सुन के। ये भी हो सकता है कि उसने ज़मीर नामी शख्स से कुछ ले लिया हो, ये हमें नहीं पता, बट वन मस्ट अज्यूम द बेटर ऑफ द पार्लियामेंटेरियन, एंड देयरफॉर मेरे ख्याल से ये हमें अज्यूम नहीं करना चाहिए कि करप्शन ही वजह हो सकती है कि आप पार्टी लाइन से हट के वोट दें। अच्छा ये बताइएगा, क्या कल को जो जनरल इलेक्शन में एक वोटर होता है उसके वोट के साथ भी फिर यही टर्म इस्तेमाल हो सकती है, उसकी सीक्रेसी भी एब्सोल्यूट नहीं होगी फिर? देखें, ये बात जो है ना, इस जिस तरह के कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई है वो सेनेट के इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा की गई है, और उसकी वजह यह कि सवाल भी जो ओपिनियन के लिए था वो सेनेट इलेक्शंस के हवाले से था। तो इसको हम सेनेट इलेक्शंस के जुमरे में पढ़ेंगे। जिस हद तक इसको जनरल लिया जा सकता है तो आइंदा शायद लिया जा सके, बट जनरल वोटर में देखें वो उस तरह की फ्रॉड की और इस तरह की बात जो है ना वो बड़ी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में होती है। तो मैं इस एडवाइजरी ओपिनियन को सेनेट इलेक्शंस तक महदूद रखूंगा जब तक कि इस कॉन्सेप्ट को किसी स्पेसिफिक फैक्ट्स में आप एक्सपैंड करके अप्लाई ना कर सकें, जो कि जाहिर है आप कर सकते हैं अगर इस तरह के फैक्ट्स आपके सामने आ जाते हैं जनरल इलेक्शंस के हवाले से भी। बट ये स्पेसिफिकली क्योंकि यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज बहुत महदूद होता है और यहाँ पे जांच पड़ताल ज्यादा की जाती है, हर वोटर जो है वो पार्लियामेंटेरियन होता है और लोग वोटर कम होते हैं,
तो इसलिए मैं इस एडवाइजरी ओपिनियन को स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जो है वो सेनेट के इलेक्शंस के जुमरे में पढ़ूंगा। अगर इसके प्रिंसिपल्स कहीं और लागू हुए तो बेशक के इसको वहां भी इस्तेमाल किया जा सकता। ठीक है हैदर भाई साहब, क्या अब इलेक्शन कमीशन के पास ये ऑप्शंस हैं जिसमें ट्रेसेबल वोट शामिल है कि वो अगले 40 घंटों में या 32 जितने भी घंटे रह गए हैं वो ट्रेसेबल वोट बना सके, या उसके लिए जैसे कि मियां साहब कह रहे हैं कि इसके लिए भी आइन में तरमीम करना पड़ेगी? देखें, एक तशरीह जो है ऑर्डर की ये भी दी जा सकती है कि शायद जो ट्रेसेबिलिटी और टेक्निकल मेजर्स की बात की गई है उनको अगर इम्प्लीमेंट करने के लिए आइन की तरमीम जरूरी है तो फिर आइन की तरमीम ही की जाए। लेकिन ज्यादा जो बज़ाहिर ऑर्डर को पढ़ के जो इम्प्रेशन मिलता है वो ज्यादा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जिम्मेदारी है ईसीपी की उस पे तशरीह करते हुए कहा है कि आप पे जिम्मेदारी है शफाफ इलेक्शन कराने की, और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अगर आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करना पड़े, और यहाँ ये नहीं कहा गया कि आप फिर आईनी तरमीम करके ये चीज इंट्रोड्यूस करें, इस चीज पे क्योंकि कोई वजाहत नहीं है तो समझा यही जाएगा कि शायद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि आज के कानून में भी अगर शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़े तो फिर आप करें। और उससे पिछले पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि सीक्रेट बैलेट जो है वो एब्सोल्यूट सीक्रेसी नहीं है। तो अगर इन दोनों को साथ पढ़ें तो कुछ गुंजाइश निकलती नजर आती है एक कानूनी राय, लेकिन यह है कि जो गुंजाइश अगर निकलने को इस तरह पढ़ते हैं आप तो उसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत है, इसलिए आप इसको इस तरह ना पढ़ें। तो ये एक कानूनी राय है, लेकिन बज़ाहिर प्लेन मीनिंग ऑफ द वर्ड्स को अगर देखें तो ज्यादा तो यही नजर आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ईसीपी को कि शफाफ इलेक्शन कराने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो आप आज भी कर सकते हैं, लेकिन वजाहत ये नहीं की गई है कि परसों के मियां साहब आखिर में सर आपसे पूछूंगा, शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है, कुछ भी मुख्तलिफ करती है, आपके लिए कबूल होगा वो? यार मुझे अली हैदर आपके सवाल पे बड़ी हैरत है। आप अभी मेरे भाई हैदर साहब जो बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने हदायत की है कि शफाफ इलेक्शन हो, मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है हर इलेक्शन को शफाफ और करवाना, और इसी तरह ये भी इलेक्शन उसी तरह शफाफ करवानी नहीं, वो कह रहे हैं उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़े तो करे। मैं तो वो सवाल कर रहा हूँ सर। यार कोई भी तरीका इस्तेमाल करें, शफाफ इलेक्शन करवाना, आज़ादाना इलेक्शन करवाना, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है। मगर मुझे ये बता दें कि भाई पार्टी लाइन से अगर हट के किसी ने वोट देना है तो कोई कदगन नहीं है उस पर। तो फिर मुझे ये बताएं कि ये सारी एक्सरसाइज जो की जा रही है ये क्यों की जा रही है? अगर वो कहे ज़मीर नामी शख्स ने मुझे कहा था कि इस ज़मीर को वोट देना है या इस शख्स को वोट देना है, तो लिहाजा ज़मीर नामी शख्स की बात मानकर मैंने इसको वोट दे दिया, तो फिर क्या उस पर आप लागू करेंगे कानून? इसलिए मैं ये कहूँगा कि जब आप पार्टी लाइन से हटकर वोट कास्ट करने की आइन उसको इजाज़त देता है तो फिर इन अबहाम में पढ़ने की जरूरत नहीं, लोगों को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। मियां साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हैदर साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, ऑपोजिशन भले इसको अपनी कामयाबी माने, मगर तहरीके इंसाफ ने एक ऐसा पत्ता खिला है, ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई कि उसको बिल्कुल खतरे से बाहर निकाल कर रख दिया। सेनेट इलेक्शन अब तहरीके इंसाफ के लिए कितना आसान हो सकता है ये हम आपको बताएंगे भी, और बात करेंगे तहरीके इंसाफ के लीडर जनाब शहरयार अफरीदी साहब से इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने सेनेट इलेक्शन में फतह के लिए चौमुखी जंग लड़ने का फैसला किया है। कानून साजी से लेकर ऑर्डिनेंस और धमकियों से लेकर लालच तक तहरीक इंसाफ ने हर वो हरबा अपनाया जिससे तहरीक इंसाफ का रुकन असम्बली किसी और उम्मीदवार को वोट ना डाल सके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी मुतहरिक हो चुके हैं, अपनी तमाम मसरूफियात तर्क करके सेनेट इंतखाबात के लिए अपना दफ्तर संभाल लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में कई अरकान असम्बली से मुलाकातें की हैं, इनके शिकवे शिकायतें सुने हैं। वज़ीर-ए-आज़म से मिलने वालों में इत्तेहादी जमातों, बलूचिस्तान और कबायली इस्लाह से ताल्लुक रखने वाले अरकान भी शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब से भी मिले। हालांकि इससे पहले अरकान असम्बली शिकायत करते थे कि वज़ीर-ए-आज़म इन्हें वक्त नहीं देते। सेनेट इलेक्शन ने पंजाब की हद तक तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली कामयाब भी रही है, क्योंकि मफाहमत का जादू चलाकर पंजाब से सेनेट के तमाम उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब करा लिया गया, और बलूचिस्तान में भी यही जादू चलाने की कोशिश की जा रही है।
अरकान असम्बली को राम करने के लिए वज़ीर आज़म अपने पुराने मौक़िफ़ से यू टर्न भी ले चुके हैं। उन्होंने अरकान असम्बली को फंड्स देने का ऐलान किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट में नोटिस भी लिया गया और समा न्यूज़ को इंटरव्यूज़ में अरकान असम्बली का मज़ीद तहलका खेज़ इंकशाफ भी सामने आया है। अरकान असम्बली कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने तरक्याती फंड्स की रकम 15 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए करने की यकीन दहानी कराई थी। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक फंड रिलीज़ भी हो गए और आइंदा साल के भी खान साहब ने बात की है कि हम इतने अमाउंट तक कोशिश करेंगे कि आपको दे दिए जाए। अभी तो 15 करोड़ का उन्होंने रिलीज़ किया है। ऐलान तो जो खान साहब ने किया है वो 50 करोड़ का किया अगले बजट में। पहले 15 करोड़ का फंड्स जो है वो उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन अब बढ़ाने की बात की, 50 का वादा कहा, ऐलान कर दिया था। फंड्स बढ़ाने का जी प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र किया था और बाकी भी टीम ने कहा था कि हम बढ़ाएंगे। तहरीक इंसाफ ये भी चाहती थी कि इसके अरकान असम्बली किसी और जमात से पैसे लेकर इसको वोट ना डालें। इसके लिए 4 महाजों पर एक साथ काम किया गया। एक, हुकूमत सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के लिए आनी तरमीम लेकर आई, हालांकि इसे मालूम था कि तरमीम के लिए मतलूब 2/3 अक्सरियत इसके पास नहीं है। दूसरे नंबर पर ओपन बैलेट के लिए ही सुप्रीम कोर्ट में भी रेफरेंस दायर कर दिया। 3, रेफरेंस के साथ ही एक सदारती ऑर्डिनेंस भी जारी किया गया कि इलेक्शन के बाद पार्टी सरबराह या इसका नामजद करदा कारकुन अपने अरकान के वोट देख सकेगा। सदारती ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट की हतमी राय से मशरूत किया गया। 2/3 अक्सरियत हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने गेंद सुप्रीम कोर्ट की खिदमत में और अवाम की कचहरी में पेश कर दी है। जो फैसला आएगा हम उस फैसले को तस्लीम करेंगे। इस तमाम हिकमत अमली से वोटों की खरीदो फरोख्त के रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई, क्योंकि रिश्वत देने वाले और लेने वाले सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले के इंतजार में पड़ गए और बोलियां न लग सकी। चौथे नंबर पर 3 साल पहले की एक वीडियो भी अचानक मंजर आम पर आई, जिसमें अरकान मुबैना तौर पर वोट फरोख्त करने के एवज पैसे वसूल करते दिखाई देते हैं। इस मुबैना खरीदो फरोख्त के लिए तहकीकाती कमेटी भी बना दी गई। साथ ही अरकान असम्बली को धमकी आमेज लहजे में बता दिया गया कि इन पर कड़ी नजर भी रखी जा रही है, कुछ ऐसा वैसा हुआ तो सर्जरी की जाएगी। तमाम मेंबरान को बारीकबीनी से मॉनिटर किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि पार्टी के डिसिप्लिन के साथ चलते हुए जो कैंडिडेट्स पार्टी नॉमिनेट करे उन्हें पार्टी का हक है, वो कर्जा है पार्टी का, उन मेंबरान पे वो अपना कर्जा पार्टी को वापस करें और वोट के जरिए वापस करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वहाँ पे कोई ऐसा अमल नहीं दोहराया जाएगा जिससे फिर मैसिव सर्जरी की जरूरत पड़े। इन तमाम इकदाम से तहरीक इंसाफ हुकूमत ने आखिर तक कंफ्यूजन बरकरार रखी। जो अरकान रिश्वत वसूल करके वोट बेच सकते थे वो यही सोचते रह गए कि अगर ओपन बैलेटिंग हुई तो वो पकड़े जाएंगे। इस वजह से मंडियां ही न लग सकी और कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ वोट चोरी रोकने की हद तक अपनी हिकमत अमली में कामयाब रही है। इसी हवाले से बात हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वफाकी वजीर जनाब शहरियार आफरीदी साहब। आफरीदी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा, ये तो आपकी स्ट्रेटजी कामयाब रही, वेरी गुड। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, ये आपको लगता है इस फैसले के बाद, ऑपोजिशन कह रही है ये उनकी जीत है, आप एक लफ्ज या एक जुमला जिसमें कहा गया है कि सीक्रेसी इज नॉट एब्सोल्यूट, आप उसको अपनी फतह करार दे रहे हैं, तो सर ये बताइएगा कि कैसे तायुन कर पाएंगे आप बाद में कि अगर आपका वोट किसी और को चला भी गया, लेट्स से वो मैलिफाइड ही गया, वो गलत तरीके से गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अली आपका बहुत शुक्रिया। देखें जी, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है तो उसकी इंटरप्रिटेशन हर कोई अपनी सोच और अपनी अप्रोच को सामने रख के करेगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मेन ऑब्जेक्टिव मकसद क्या था सियासत आने में के बाद आने में, वो सिर्फ एक था कि हर किस्म की करप्शन ख़त्म हो, ट्रांसपेरेंसी हो, रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ हो और पार्लियामान के अंदर बैठने वाले जो मुल्क के फ्यूचर के और आने वाली नस्लों के जो फैसले करते हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नीचे तक जाता है, नस्लों दर नस्लों तक जाता है और उसी के मुताबिक ग्लोबल परसेप्शंस बनती हैं। तो अब जो सियासत पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखी कि जब ख़ासकर ये माल मंडी की तरह, भेड़ बकरियों की तरह जिस तरह कीमतें लगती थीं, और ये जब से ये अमल शुरू हुआ इसने पार्लियामान को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को और सबसे बढ़कर जमहूरियत को सवालिया निशान बना दिया। अभी सेनेट के इलेक्शन
हमें रिसेंटली हमने देखा कि इमरान खान में ये मॉरल करेज है कि वो चाहे वो न्यूट्रल अंपायर्स हों, चाहे वो जो भी उनके एग्जाम्पलरी मेजर्स हैं, जब वो क्रिकेट खेलते थे, उसके बाद जब पॉलिटिक्स में आए तो 20 मेंबराने असेंबली को इसलिए निकाल दिया गया और उन्होंने बाद में क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ मनवन सच साबित हुई। और आज इमरान खान जब 2013 के इलेक्शन के बाद जब आरओस का इलेक्शन कहा गया था इसको, और इमरान खान 1 साल इंतज़ार करते रहे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और वो TORs, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, फिर उसके बाद जो कुछ हुआ 4 हलकों के हवाले से पूरी कौम ने देखा। अब 2018 के इलेक्शन में उन्होंने ओपन ऑफर दी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जहां पे मसला है इलेक्शन करा दें। अब जब ये तमाम चीजें खुल के सामने आई और ये वीडियोस रिलीज हुई तो 2/3 मेजॉरिटी तो है नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने बड़ी चीजें क्लियर कर दी। वो क्या चीजें क्लियर हैं पूरी कौम के सामने कि अब तमाम ओनर्स इलेक्शन कमीशन पे आ गया, सीक्रेट बैलेटिंग उस पे तमाम वो प्रोसेसेस जो हम चाहते हैं, एंड सबसे बढ़कर ये कि जिस पार्टी के जितने भी मेंबरान हैं उसके बेस पे, यानी अब ये थोड़ी होगा जिस तरह पहले हुआ या एक जो बाजार गर्म होता था कि आपके मेंबरान टोटल इतने और आपको 2-2, 3-3 आपकी एक सीट भी नहीं बनती। तो ये वो तमाम चीजें हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता बिकॉज आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट। टेक्निकल सवाल उठता है अफरीदी साहब कि आपका वोट जो है वो कहीं और अगर चला भी जाए, लेट्स से फर्ज कीजिए एक लम्हे के लिए कहीं चला जाता है, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने गुंजाइश दी है, उसमें उसने लिखा है कि सीक्रेसी इज नॉट एब्सोल्यूट, कल को जाके वोट खुल भी जाता है, तो ये तायुन कैसे होगा ये जो वोट दिया गया किसी और को ये मैलिफाइडी था, ये पैसे लेकर दिया गया, हो सकता है ज़मीर की आवाज़ पर दिया गया हो, एग्जैक्टली जैसे आपका आदम एतमाद का वो जो तहरीक थी चेयरमैन सेनेट के लिए, उसमें से कई वोट आपको मिल गए और आपके मुताबिक वो ज़मीर की आवाज़ पर लोगों ने दिए, तो ये भी तो हो सकता है वो ज़मीर की आवाज़ पर दे। अली, आपका नाम बहुत प्यारा है और मैं आपको बहुत काफ़ी अरसे से जानता हूँ, इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। तो अभी मेरा सवाल ये है कि अगर सेनेट के इलेक्शन में जो भी हुआ तो चेयरमैन सेनेट के उस इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी PMLN ने बड़े बड़े दावे किए थे इमरान खान, और उनमें फर्क ये कि इमरान खान अमली तौर पे वो काम करके दिखाते हैं, 20 मेंबरान को निकाला, और उसके बाद आज भी बड़ी क्लियर मैसेजिंग है। देखें, जिस पार्टी के टिकट पे आप इक्तिदार के ऐवानों में आते हैं, ये आपका ईमानी, कानूनी, इखलाकी, शरई हक है कि आप पार्टी की पॉलिसी को फॉलो करें। हाँ, आपका अगर पार्टी के पॉलिसी या किसी चीज से कोई इख्तिलाफ है, आप में मॉरल करेज हो, आप रिजाइन करें, उसके बाद दोबारा मैदान में आए ताकि लग पता जाए। अब इमरान खान को अगर किसी किस्म का खौफ होता तो ये 20 मेंबरान ना निकालते। और रही सही बात मेंबरान के लिए ये फंड्स, ये सारा कुछ खुदा के लिए, इसकी मुझे बताएं अवाम इलेक्टेड रैप से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आज आपने इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन नहीं किए, आपका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम उसमें जितने लेकुनास हैं, फिर उसके बाद डेवलपमेंटल जितनी एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज हैं उनमें बहुत सारे लेकुनास हैं, फिर ऑन टॉप ऑफ दैट डिप्टी कमिश्नर फोकल पर्सन है हर जिले का, एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज उनके इर्द गिर्द काम करती हैं। प्राइम मिनिस्टर के हल्के में कुली कचहरी करने में गया, हेल्थ में, एजुकेशन में, यू नेम any department, वहाँ पे 50%, 60%, 40% My question remains unanswered here कि एक तो पता कैसे चलेगा आपको कि ये मैलिफाइडी था, एक दूसरा जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा, 20 लोग निकाले गए, ये वो 20 लोग थे सर जिन्होंने आपको धोखा दिया, जो किसी को धोखा दे के आपको वोट पड़े थे 14 वोट आदम एतमाद की तारीख में, उनका कुछ पता नहीं, उनके बारे में क्या कहा था आपके वुज़रा ने सर, एक दफा सुन ले जरा। और जो साहब को जो पड़े थे वोट पंजाब में सर, पंजाब की टिकट मिला था, वो भी जरा सुन ले एक दफा। 2018 के जो सेनेट इलेक्शन हुए थे, सरवर साहब को पंजाब में एक्स्ट्रा वोट मिले, काफी ज्यादा एक्स्ट्रा वोट मिले, उनकी भी तहकीकात होंगी। पंजाब में सरवर साहब को जो लोग जानते हैं उनको अच्छी तरह मालूम है कि उनके क्या ताल्लुकात है, और आज भी अगर वो खड़े हो जाएं तो आज भी उनको जो पूरे राई है ना पंजाब में,
वो सरवर साहब के अलावा कहीं वोट नहीं देंगे। वो अपनी बरादरी के भी लीडर हैं, वो एक बहुत ही मंजे हुए सियासतदान हैं। चौधरी साहब ने पैसे नहीं दिए, हाँ उन्होंने अपनी पीआर से, अपने रिलेशनशिप से वोट लिया। अफरीदी साहब, अगर आपको एक्स्ट्रा वोट मिल जाए और आपको अपनी टिकट सेनेट की जो है वो नशिस्त मिल जाए उस जगह पे जहां पे नहीं बनती थी, तो वो तो होगी बरादरीज़म, वो तो हो गया ताल्लुकात। अब किसी और को अगर ऐसा हो जाए तो वहां पर आप कहते हैं वो बिका है। सर मेरा सवाल वहीं पर है, आप इसमें अगर वोट ट्रेस भी हो जाता है, कल को इलेक्शन कमीशन जो है वो ट्रेसेबल वोट बना लेती है, हाउ वुड यू डिटर्मिन कि इस बंदे ने वोट अपनी जमीर को बेच के दिया है? जमीर की आवाज पर भी तो दे सकता है वो, जैसे आपको मिले। देखें आप वंस अगेन, आपको मैं आपकी तारीफ करूंगा और अल्लाह आपको हिम्मत इस्तिकामत दे कि आप इस तरह के क्वेश्चंस करें और हम आंसरेबल हैं, अकाउंटेबल हैं। देखें यही वजह है कि मेरे प्राइम मिनिस्टर इन तमाम वो खदशात को, इफ्स एंड बट्स को फॉर वंस एंड फॉर ऑल खत्म करना चाह रहे हैं। किसी किस्म की भी अगर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट रहता है, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए। ये तमाम चीजें खत्म होनी चाहिए क्योंकि अब हमारी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट इज द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अगर हमने भी वो काम करने हैं जो माजी में हुए, बिल्कुल आई 100% एग्री विद यू। जैसे मेरे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 62-63 की बात आए तो मुझसे स्टार्ट करें। उन्होंने जब करप्शन की बात आई अपने जात के अलावा कहा कि मेरे कैबिनेट में, मेरी पार्टी में कोई भी हो। और उसकी एक और क्लासिक एग्जांपल है कि जहांगीर तरीन या जितने भी लोग हैं जो पार्टी मैं हूं या कोई और है, नोबडी इज अबव लॉ। खुदा के लिए एक चीज अंडरस्टैंड करें, इमरान खान की सोच एक है कि पार्लियामान के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज लीगल फ्रेमवर्क के अंडर वो तमाम ट्रांसपेरेंसीज को इंट्रोड्यूस करें जिसमें शकूक व शुबात खत्म हो। किसी का ज़मीर जाग रहा है या नहीं जाग रहा, किसी की कीमत लग रही है या नहीं लग रही है। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को ये अब जिम्मेदारी दी गई है, ये उनकी जिम्मेदारी है और एग्जाम्पल सेट होने चाहिए। ये मुल्क ठीक होना चाहिए। अच्छा, वैसे मुल्क यहाँ पर आप काबिल तारीफ है, आपकी जमात काबिल तारीफ है क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ किसी ने अपने एमपीएस के खिलाफ एक्शन लिया हो, विच इज अ कमेंडेबल थिंग। बट एंड इट्स अ बिग बट सर, कि यहाँ पे जो वो लोग जिन्होंने आपके हक में वोट दे दिए उनका भी पता लगाना चाहिए था कि क्या उन लोगों को खरीदा तो नहीं गया। एक बात। दूसरा ये, मैं दोबारा आता हूं सर, वो जो एमएनएस के अपने एतराफ पर कि हमें 50 करोड़ रुपए तक की ऑफर कर रहे हैं वजीर आजम के, आप अपने हल्के के लिए ले लें। सर ये सेनेट के इंतखाब के इतने करीब आके 10 करोड़ से 50 करोड़ बढ़ा देना, वो भी आपके अपने मंशूर के खिलाफ। आप कहा करते थे कि हम ये एमएनएस को फंड देने पर यकीन नहीं रखते। सर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, मैं जरा सुनवा देता हूं, हो सकता है मेरी बात पे सर यकीन ना आए आपको। एमएनए जुबानी जरा सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक फंड रिलीज़ भी हो गए। आइंदा साल के भी खान साहब ने बात की है कि हम इतने अमाउंट तक कोशिश करेंगे कि आपको दे दिए जाए। 15 करोड़ का उन्होंने रिलीज़ किया है। ऐलान तो जो खान साहब ने किया है वो 50 करोड़ का किया अगले बजट। उस वक्त बिल्कुल उन्होंने इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया। तालियां वालियां बजा के, डेस्क बजा के, तो इस तरह जाहिर है उन्होंने कहा कि चलें अलाउंस बढ़ गया बहुत ज़्यादा। फंड्स तो देखिए एक ज़रूरी चीज़ है ना। हमारे सारे एमएनएस जब पार्लियामेंट्री मीटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर के साथ, सब यही कह रहे होते हैं हमारे काम नहीं हो रहे, तो वो गलत कि आप तो सही ऑर्डर भी नहीं मान रहे। हमारे पहले 15 करोड़ का फंड्स जो है वो उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन अब बढ़ाने की बात 50 का वादा कहा ऐलान कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा पता नहीं वो ये हम इतने हम दे सकेंगे कि नहीं, बजट में इतनी गुंजाइश है कि नहीं, वो नेक्स्ट बजट में शायद देंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ही किया था लास्ट मीटिंग में। क्योंकि तो अफरीदी साहब सर ये आपने सुना, इस साल तो छोड़े आइंदा साल के पैसे देने के भी वादा कर दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने। इसका मतलब है आइंदा साल भी बलदियाती इदारे फाल नहीं करने का मूड आपका। अली आपने मेरी अब जवाब बड़े गौर से सुनना है। मैंने अब बड़े गौर से बातें भी सुनी है। प्राइम मिनिस्टर ने जी सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हम सबको अंडरस्टैंड करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर का ये पॉइंट ऑफ व्यू है और वो स्टॉन्च बिलीवर हैं कि एमएनएस और एमपीएस का काम है लेजिस्लेशन, नंबर 1। नंबर 2, एमएनएस एमपीएस, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिकल मुखालिफ हैं वो क्या करते थे, सुई गैस की पाइपलाइन, बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर, इलेक्शन के आखिरी दिनों में उन्होंने जो ड्रामे रचाए, जो खेल खेला, और फिर सबसे बढ़कर ये कि जब हमारी हुकूमत आई पहले साल फाइनेंशियल जो इश्यूज थे, एक मिनट, फिर उसके बाद फाइनेंशियल इश्यूज के बाद दूसरा कोविड आ गया। मेंबरान को जब बात आई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की,
तो मेंबरान को ये कोई रिश्वत नहीं है कि जी 50-50 करोड़ या 15 मुझे बताएं, मैं उनके कैबिनेट का मेंबर हूं, मेरे आप डिस्ट्रिक्ट में मेरा डीसी बैठा हुआ है, मेरे प्रोविंशियल जो की स्टेक चीफ सेक्रेटरी और बाकी तमाम फाइनेंस सेक्रेटरी प्रोविंशियल हैं। ये देखें, प्राइम मिनिस्टर को तमाम एमएनएस ने कहा कि हमें फंड्स मिलने चाहिए, हमारे हलके बहुत बड़े हैं, पीने के पानी का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसी तरह बिजली का गैस के मसले हैं और बहुत सारे मसाइल हैं। इन मेंबरान ने किसी ने नहीं कहा कि खुदा ना खास्ता में कोई रिश्वत दी जा रही है। हाँ, हमारी जो फीमेल जो विमेन सीट्स पे आई हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से ये गिला किया कि इलेक्टेड मेंबर्स को तो पैसे मिल रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहे। ये वो तमाम चीजें हैं, क्योंकि मैं एनी शायद हूं, मैं उस मीटिंग पार्लियामेंट्री कमेटी के मीटिंग का हिस्सा था। इसका सेनेट से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, ना इमरान खान की ये कभी सोच रही है, ना हमारी कभी ये सोच रही है। हम पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं आए थे कि हम गली नाली मोहल्ले हैंडपंप प्रेशर पंप के चक्कर में बने, हम आए थे कि इंस्टीट्यूशंस बने, कानून साजी हो। ताल्लुक नहीं है, क्योंकि कई दफा इमरान खान साहब ने भी फरमाया, आपने भी फरमाया कि एमएनएस को फंड देने के आप बिल्कुल खिलाफ हैं। मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा, शहरयार अफरीदी, मैं आपकी जात के हवाले से पूछ रहा हूं सर, क्या आप फंड लेना चाहेंगे बतौर एमएनए? देखें, मैं इलेक्टेड रैप हूं, मुझे कोहाट के 84,000 लोगों ने वोट दिया है। वफाक और सूबे, उन पर मेरे कोहाट के हलकों का और पूरे पाकिस्तान के हलकों का और कोहाट के हलके का हक है। बिल्कुल मेरे जो पीएसडीपी में एनुअल डेवलपमेंट प्लान में जो मुझे जहां पे मसाइल हैं, चाहे वो विलेज लेवल पे हैं, यूसी लेवल पे हैं, तहसील लेवल पे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, मेरे कंस्टिट्यूएंसी मेरे रीजन के लेवल पे हैं, उनका हक है। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा को हमेशा डिप्राइव रखा गया। यानी हमारा गिला, मैं आपको बताऊं अली जल्दी कि यही मौलाना फजल रहमान, अकरम दुरानी, हैदर होती मेरे पास 2014-15 में आए कि जनूबी खैबर पख्तूनख्वा को फंड नहीं मिल रहे, आओ हमारे साथ आवाज उठाओ। अगले दिन अकरम दुरानी साहब वफाकी वजीर बन गए। यानी मेरे अवाम और मेरे जो वोटर जो या कंस्टिट्यूएंसी वोटर को छोड़े, जो जिस पार्टी के लोग क्यों ना हो, उनके मुतालबात हैं। इसी तरह जनूबी पंजाब के उनको फंड्स देना वक्त की जरूरत है। ठीक है अफरीदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे, सेनेट इलेक्शन का मार्का आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। हुकूमत और अपोजिशन अपनी चालें चल रही हैं, अपने मोहरों को बचाने और मुखालिफ वोटों को हथियाने के लिए जोड़ तोड़ उरूज पर है। खुफिया और एलानिया मुलाकातें हो रही हैं, राब्तों के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी तमाम कोशिशों के बावजूद एमक्यूएम को वफाकी हुकूमत के खिलाफ वोट देने पर राजी नहीं कर सकी। पीपल्स पार्टी ने सेनेट की एक नशिस्त की हिमायत के बदले में एमक्यूएम को 2 नशिस्तों की यकीन दहानी तक करा दी थी और पीपल्स पार्टी की इस पुरकशिश पेशकश पर एमक्यूएम के कदम डगमगा भी रहे थे। राब्ता कमेटी के एक इजलास में खासा बहस व मुबाहिसा भी हुआ, जिसके बाद आखिरकार एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी की पेशकश ठुकरा दी। सेनेट इलेक्शन में पीटीआई का साथ देने का ऐलान कर दिया गया। एमक्यूएम की तरफ से जारी बयान के मुताबिक सेनेट इंतखाबात तहरीक इंसाफ और जीडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे। खवातीन के नशिस्त पर तहरीक इंसाफ एमक्यूएम को सपोर्ट करेगी और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर एमक्यूएम तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करेगी। एमक्यूएम का यह फैसला पीटीआई के लिए बड़ा रिलीफ है, क्योंकि अगर एमक्यूएम पीपल्स पार्टी की हिमायत पर आमादा हो जाती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता था। इससे न सिर्फ हुकूमती उम्मीदवार हफीज शेख को शिकस्त होती, बल्कि कौमी असम्बली में हुकूमत की अक्सरियत अकलियत में बदलने का खतरा पैदा हो जाता। इसी सूरत हाल ने सिर्फ 7 वोटों के बावजूद भी एमक्यूएम को फैसला कुन हैसियत दे दी है। अगर किसी एक तरफ अपने साथ वोट डाल देती है तो तब्दीली वाक़ई हो जाएगी, क्योंकि ये वजन है, इस वजन को हमें समझना चाहिए। ये 7 वोट एमक्यूएम के ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी पार्टियों की तब्दील का फैसला कर सकते हैं। ये है एमक्यूएम की इसी ताकत की वजह से 2 दिन पहले पीपल्स पार्टी का वफ्द एमक्यूएम के बहादुराबाद मरकज पर आया था और एमक्यूएम को सिंध से सेनेट की 2 नशिस्तों की मशरूत पेशकश की थी। पीपल्स पार्टी का कहना था कि अगर एमक्यूएम कौमी असम्बली में यूसुफ रजा गिलानी को वोट डालेगी तो पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली से सेनेट की 2 नशिस्तों पर एमक्यूएम की सपोर्ट करेगी। ये बात तो हुई है हमारी कि सेनेट के जो वोट हैं उसमें
जिसमें हम मिलकर इलेक्शन लड़े और उसमें जो इनकी 2 नशिस्तें हैं, एक जनरल की और एक जो लेडीज की है, उसमें हम इन्हें सपोर्ट करें और जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको ये सपोर्ट करें यहाँ भी, और फिर वफाक में जो गिलानी साहब हैं वहाँ भी हमें सपोर्ट चाहिए। सिंध हुकूमत की इस पेशकश पर एमक्यूएम सोच भी रही थी और हुकूमत के लिए खतरनाक बात एमक्यूएम का एलानिया तौर पर यह कहना था कि हफीज शेख को वोट देने या न देने का कोई फैसला नहीं हुआ है और वफाकी हुकूमत के साथ इत्तेहाद जारी रखना है या नहीं इसका भी कुछ नहीं पता। आज तक तो एमक्यूएम पीटीआई के साथ खड़ी हुई है, आइंदा का कुछ पता नहीं कि क्या होगा। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के बढ़ते राबतों से वफाकी हुकूमत खासी परेशान थी और इस परेशानी में मजीद इजाफा तब हुआ जब गुज़िश्ता रोज पीटीआई ने कराची में इत्तेहादी जमातों को जोहराने की दावत दी, जिसमें जीडीए के लोग तो शामिल हुए लेकिन एमक्यूएम का एक भी रहनुमा शरीक नहीं हुआ था। देखिए, आज के शाये में हम लोग इसलिए शरीक नहीं हो सके कि कम्युनिकेशन का गैप था। हमें इत्तला उन्होंने काफ़ी देर से दी, उसके बाद चूँकि अब एमपीएस अपनी अपनी मसरूफियत में होते हैं, साथ चारों तरफ फैले हुए होते हैं, इस वजह से शरीक नहीं हो सके। मैं खुद भी कराची में नहीं था। एमक्यूएम इस अदम शिरकत को तंजीमी मसरूफियात के साथ जोड़ रही थी, जबकि पीपल्स पार्टी की पेशकश पर भी एमक्यूएम का यही कहना था कि ये ऑफर सिर्फ सेनेट इलेक्शन में ताउन तक महदूद है, हुकूमती इत्तेहाद के हवाले से कोई शर्त नहीं रखी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने बात की है वो सेनेट के इंतखाबात के हवाले से बात की। उन्होंने वफाकी हुकूमत छोड़ने या किसी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात नहीं की है, सेनेट के इंतखाबात के हवाले से की है। लेकिन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो तो वाज़े तौर पर एमक्यूएम को अपोजिशन में शामिल होने की दावत दे चुके थे। गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो का कहना था कि अगर एमक्यूएम पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कराची के हुकूक का मुतालबा करेगी तो इसमें ज्यादा ताकत होगी। जहाँ तहता कौमी मूवमेंट की बात है, वो हुकूमत से जो मुतालबा कर रहे हैं हकूक के लिए, कराची के हकूक के लिए, वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से या अपोजिशन के साथ मिल के उसका आवाज़ में, उसमें मुतालबा में ज़्यादा ताकत होगा और हम उम्मीद करते हैं कि वो हर जगह हमारे साथ। माजी में भी पीपल्स पार्टी की तरफ से एमक्यूएम को सिंध हुकूमत में हिस्सा देने की खुली ऑफर भी की जा चुकी है, लेकिन तब एमक्यूएम ने इस पेशकश को ठुकराते हुए वफाकी हुकूमत के साथ रहने को ही तरजीह दी थी। आप अपना अलायंस तोड़े पीटीआई के साथ, खत्म करें, गिरा दो इमरान की हुकूमत को, कराची को बचाओ, हम आपके साथ रहेंगे। जितने वजारतें वफाक में एमक्यूएम के पास है हम सिंध में देने के लिए तैयार है, शर्त ये है कि इमरान को घर भेजे। हालांकि सिंध हुकूमत में हिस्सेदारी की ऑफर्स एमक्यूएम के लिए बहुत अहम थी, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सियासत कराची के गिर्द घूमती है। एमक्यूएम का माजी, हाल और मुस्तकबिल कराची के बगैर अधूरा है और इस हवाले से एमक्यूएम को जो सियासी फायदा सिंध हुकूमत से हासिल हो सकता है, वफाकी हुकूमत कोशिश के बावजूद भी वो फायदा नहीं दे सकती है और 2.5 साल के इत्तेहाद में एमक्यूएम को पीटीआई हुकूमत से कोई फायदा मिला भी नहीं। इसीलिए तो एमक्यूएम वादे पूरे न होने पर वफाकी हुकूमत से बार बार शिकायतें करती रही है। हमें वो जवाब बता दीजिए कि हम हुकूमत में क्यों शामिल हैं, हम वहाँ क्या करें। आपने हमसे किए हुए एक भी नुक्ते पर अमल दरामद नहीं। एमक्यूएम वफाकी हुकूमत की वादा खिलाफियों पर नाला है, लेकिन हकीकत यह है कि वफाकी हुकूमत चाहकर भी एमक्यूएम को मुतालबात पूरे नहीं कर सकती, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद वफाक सूबे के मामलात में खुलकर मदाखलत नहीं कर सकता। इसीलिए कराची के मामलात पर वफाकी हुकूमत एमक्यूएम को मुतमईन करने में नाकाम नजर आती है, जबकि वफाकी हुकूमत के मुकाबले में अगर कराची पर कोई ठोस काम कर सकता है तो वो सिंध की सूबाई हुकूमत ही है। और अब एक बार फिर सिंध हुकूमत दबे लफ्जों में एमक्यूएम को सिंध हुकूमत में शामिल होने की दावत दे रही है और इसकी पहली ईंट सेनेट इलेक्शन में मुमकिन ताउन के साथ रखी जा सकती है। लेकिन एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी की यह पेशकश भी ठुकरा दी है। आगे क्या होगा ये तो वक्त चंद घंटे बाकी रह गए हैं। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, उज़ैर बलोच कराची में दहशतगर्दी की अलामत था। कत्ल, भत्ताखोरी और गुंडागर्दी का बड़ा नाम था। लियारी गैंग वॉर का बेताज बादशाह, जिससे खुद 198 अफराद के कत्ल का एतराफ़ भी किया था, जिस पर कत्ल, दहशतगर्दी, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और नाजायज़ असलहे जैसे 59 संगीन मुकदमात दर्ज थे, जिसकी गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी करार दिया गया था। वही उज़ैर बलोच मासूम और बेकसूर करार दिया जा रहा है। एक एक करके तमाम मुकदमात से बाइज्जत बरी होता जा रहा है। इसके खिलाफ 52
चंद दिनों में कत्ल, इक़दाम कत्ल, लग़वा और दहशतगर्दी के 11 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। आज भी कमजोर प्रोसिक्यूशन टीम लियारी गैंग वॉर के सरगना पर बगदादी थाने पर हमले का केस भी साबित करने में नाकाम हो गई है। इसीलिए सिंध हाई कोर्ट ने उज़ैर बलोच को मुकदमे में बरी कर दिया। पुलिस का कहना था कि उज़ैर बलोच की इमा पर बगदादी थाने पर हमला किया गया था। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपको कैसे पता चला कि उज़ैर बलोच की इमा पर हमला किया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि अहले मोहल्ला ने बताया था कि उज़ैर बलोच ने हमला कराया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से मजीद इस्तफसार किया कि क्या आपने मोहल्ले वालों को गवाह बनाया था। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, नहीं, मोहल्ले वालों में से किसी को इस केस में गवाह नहीं बनाया गया था। उज़ैर बलोच के खिलाफ बगदादी थाने पर हमले का मुकदमा 2012 में दर्ज किया गया था। उज़ैर बलोच अब तक 11 मुकदमात में बरी हो चुके हैं। जिन मुकदमात से उज़ैर बलोच को बरी किया गया, इनमें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुकदमात भी शामिल हैं। उज़ैर बलोच पर 2012 में 3 दस्ती बम हमलों में शहरियों को जख्मी करने का इल्ज़ाम था, लेकिन 17 फरवरी को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इन तीनों मुकदमात में से बरी कर दिया। उज़ैर बलोच पर 2012 में हड़ताल में बस चलाने का मुकदमा था और 20 जनवरी को इस मुकदमे में से भी वो छूट गया। उज़ैर बलोच पर 2012 में चाकीवाड़ा में पुलिस पार्टी पर हमला करने का मुकदमा दर्ज था, लेकिन 7 जनवरी को अदालत ने इस केस में उसे बरी कर दिया। उज़ैर बलोच के खिलाफ नामालूम अफराद के कत्ल के 2 मुकदमात भी 19 जनवरी को खारिज कर दिए गए थे। उज़ैर बलोच के खिलाफ शहरी के अगवा और कत्ल का भी एक केस था और 12 जनवरी को सेशन अदालत ने अदम शवाहिद की बुनियाद पर इस केस में भी उज़ैर बलोच को बरी कर दिया। उज़ैर बलोच के हक में यह फैसले हैरान कुन हैं। अदालतें उज़ैर बलोच को मासूम करार देने पर मजबूर है क्योंकि प्रोसिक्यूशन उज़ैर बलोच के खिलाफ ठोस मवाद देने से कासिर नजर आती है। हालांकि ये वही उज़ैर बलोच है चंद माह पहले जिसकी एक नहीं बल्कि 2 JITs मंजर आम पर लाई गई थी, जिनमें मुलजिम ने खुद 198 अफराद के कत्ल में मुलव्विस होने का एतराफ़ भी किया था, जिनमें पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों का कत्ल भी शामिल है। लेकिन अब अदम शवाहिद की बुनियाद पर उज़ैर बलोच एक एक करके तमाम मुकदमात में छूटता जा रहा है और अगर यही सूरत हाल रही तो बाकी के 47 मुकदमात में भी उज़ैर बलोच अदालत से बाइज़्ज़त बरी होने में कामयाब हो जाएगा। उज़ैर बलोच के खिलाफ पुलिस की नाक़िस तरीन तफ्तीश की क्या वजह है? क्या उज़ैर बलोच वाकई किसी भी जुर्म में मुलव्विस नहीं था? इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इरफानुल हक से। अच्छा इरफान, ये बताइएगा, ये पुलिस की प्रोसिक्यूशन कमज़ोर है, वजह क्या है? क्योंकि बताया तो यही गया था कि बहुत सबूत है, JIT ने भी बहुत सबूतों का दावा किया था, कहाँ गए वो तमाम सबूत? देखिए अली हैदर, ये जो उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि वो मुकदमात हैं क्या। उसमें कोई 60 के करीब ये मुकदमात हैं या 61 इसकी मजमूई तादाद है, जिसमें तकरीबन आधे मुकदमात ATA के तहत यानी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किए गए थे। मगर जो बेशतर मुकदमात हैं उनमें ज़्यादातर इल्ज़ामात एक जैसे हैं। पुलिस ऑपरेशन जो 2011 और 12 का लियारी में हुआ था, उस दौरान ज़्यादातर मुकदमात दर्ज हुए थे और ज़्यादातर बलवा, हंगामा राई, बत्ताखोरी और पुलिस पर हमले जैसे मुकदमात थे। और ये ऐसे मुकदमात हैं जिनमें प्रोसिक्यूशन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो अदालतों में शवाहिद लेकर आएँ। बराह रास्त जो गवाह हैं वो जिन मुकदमात में थे वो आने को तैयार नहीं थे और ज़्यादातर केसेस में जो पुलिस अफसरान हैं यानी सरकारी गवाह हैं, पुलिस एहलकार हैं, वो गवाहों की फहरिस्त में शामिल होते हैं और अदालत उन पर ज़्यादा रिलाय नहीं करती। जो प्राइवेट गवाह हैं वो पेश करने में पुलिस अब तक नाकाम रही है। कोई 11 मुकदमात अब तक ऐसे हैं जिसमें उज़ैर बलोच को बरी किया जा चुका है। उसकी वजह बिल्कुल साफ जाहिर है और क्योंकि प्रोसिक्यूशन है वो अपना केस साबित नहीं कर पा रही है। उसकी वजह यही है कि गवाह बराह रास्त कोई अदालत में मौजूद नहीं है प्राइवेट जिस पर अदालत रिलाई कर सके। ज़्यादातर सरकारी गवाह अदालत में पेश होते हैं और उन पर पुलिस अदालत रिलाई नहीं करती। इसके अलावा जो केसेस हैं वो एक जैसी नौइयत के केसेस हैं पुलिस पर हमले के। उसमें जब अदालत जायज़ा लेती है तो पता चलता है कि जो पुलिस मुकाबला हुआ था उसमें कोई पुलिस एहलकार ज़ख्मी नहीं हुआ था, ना ही वहाँ से कोई खौल ऐसे मिले जिससे ये साबित हो कि पुलिस मुकाबला वाक़यतन हुआ था या पुलिस पर हमला हुआ था, पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए या मोबाइल पर गोलियां लगी। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया इरफान, आपसे तफ़्क़ा किया। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।